अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि बेशुमार कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूं उनको। तो उनमें बहुत सारे कमेंट दोस्तों ऐसे हैं जिन पे मैं ऑलरेडी रिसेंटली वीडियोस बना चुका हूं, तो प्लीज़ पीछे जाया करें और वीडियोस को देखा करें। अगर आप कहते हैं तो हर वीडियो के नीचे जो है वो फेमस प्ले लिस्ट की जो है तरतीब वाइज हर वीडियो के नीचे देना शुरू कर देता हूं, ताकि आपको अगर वहां से आप चैनल पे सर्च नहीं कर सकते या आपको मालूम नहीं है किस तरह सर्च करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आपको हर वीडियो के नीचे जिस तरह न्यूज के लिंक देता हूं, न्यूज के लिंक के बाद में नीचे हर वीडियो के नीचे आपको प्ले लिस्ट के लिंक मिल जाया करेंगे और वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट प्ले लिस्ट पे जाके वीडियोस को देख लिया करेंगे। इसके बारे में लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा। बाकी जो लोगों के पे अभी तक वीडियो नहीं बनी उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेता हूं किसी न किसी वीडियो में उनके टॉपिक को, और जिनके में हो सकता है जिनके पे ना ऑलरेडी वीडियो बनी है और ना ही बनाने की जरूरत है उनको मैं वहीं पे कमेंट का आंसर दे देता हूं। इस वजह से आपने ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड करना है ये तमाम चीजों को। तो बच्चों की वजह से वालिदैन को स्पेन की नेशनैलिटी मिलने के बारे में काफी अहम आर्टिकल छपा है, उसके में काफी अहम मालूमात दी गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में बड़े जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है, उससे किस तरह बचा जा सकता है उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। यूरोपियन नेशनैलिटी के बाद अमेरिका में किस तरह सेटलमेंट कर सकते हैं, काफी दोस्तों की तरफ से इस पे भी कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। यूरोप में ज्यादा से ज्यादा फैमिली बेनिफिट्स कौन से ममालिक देते हैं या कौन सा टॉप पे मुल्क है जो ज्यादा बेनिफिट देता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो वालिदैन को जो नेशनैलिटी मिलने के चांसेस हैं बच्चों की वजह से, उस पे बात करते हैं। इसमें काफी मरतबा मैं कमेंटों का आंसर भी दे चुका हूं और मुख्तलिफ वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, और शायद मैंने आज से 1 साल पहले इस पे स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी और वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड बात है, जो मुझे कमेंट करते हैं वो लायर्स को भी करते होंगे और बाकी जगहों पे भी कमेंट करते हैं। तो इस पे काफी तफसीली एक आर्टिकल छपा है एक अहम वेबसाइट में, और वहां पे बताया गया है कि क्यों कर ऐसा नहीं मुमकिन, बच्चों की वजह से वालिदैन को नेशनैलिटी क्यों कर नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल कोई भी लॉ नहीं है स्पेन में जिसके में आपको ये कहा जाए कि आपके बच्चों को अब नेशनैलिटी मिल चुकी है तो अब आप वालिदैन को भी उनकी बेस पे नेशनैलिटी मिलेगी। ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है। आने वाले वक्त में अगर कोई आ जाता है तो वो आ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें ये हो कि वालिदैन को बच्चों की नेशनैलिटी की वजह से जो है वो वालिदैन को नेशनैलिटी मिलेगी। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले वालिदैन लीगल होते हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे उनको उनकी रेजिडेंसी कार्ड मिलते हैं यहाँ पे वालिदैन की वजह से, क्योंकि वालिदैन पहले लीगल होते हैं। उसके बाद जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, फिर बच्चों की नेशनैलिटी निकलती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब बच्चों को क्योंकि पहले मिल जाती है सिर्फ 1 साल की रेजिडेंसी कार्ड के बाद, तो क्या उनको मिलने के बाद वो अपने वालिदैन की मदद कर सकते हैं नेशनैलिटी दिलवाने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों की वजह से वालिदैन को नेशनैलिटी नहीं मिल सकती। उन्होंने अपना टाइम पूरा करना है और उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक कानून जरूर पास हुआ है आज से 2 साल पहले कि वो वालिदैन या वो गार्डियन, यहाँ पे ये याद रखना है कि सिर्फ वालिदैन का नहीं लॉ में लिखा गया, गार्डियंस का भी लिखा गया है कि गार्डियंस मतलब कि जो यहाँ पे केयर टेकर्स हैं जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है, जो उनको पाल रहे हैं। आपको मालूम है बहुत बड़ी कम्युनिटी स्पेन में ऐसी भी है जो दूसरी कंट्री से बच्चों को अडॉप्ट करके लेके आती है, क्योंकि इस्लामिक लॉ में या हमारे मुल्क में ये नहीं है अडॉप्शन का कानून, लेकिन यहाँ पे इस कानून के तहत दूसरे ममालिक से बच्चों को लेके आते हैं, जैसे अफ्रीका से, चाइना से। तो उन बच्चों को यहाँ पे ला के पालते हैं। तो इस कानून के तहत अगर आप गार्डियन हैं या आप जो है वो बच्चों के वालिदैन हैं और पाल रहे हैं, तो आप खुदा ना खास्ता आप पे कोई ऐसा जुर्म है, आप गैर मुल्की हैं, आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, आपको ऐसा क्राइम कर बैठते हैं कि आपका रेजिडेंट कार्ड छीना जा सकता है, तो उस वक्त रायत की जाएगी। उस वक्त जो वालिदैन है उनको इलीगल नहीं किया जा सकता, उनसे परमिशन की तरबाखुर नहीं ली जा सकते हैं। ये कानून जरूर है, लेकिन बच्चों की वजह से वालिदैन को या गार्डियन को नेशनैलिटी मिलने का कानून बिल्कुल भी नहीं है। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन में बड़े बड़े जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है और ये अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई से ये जुर्माने शुरू हो जाएंगे।
असल में मसला ये बना है कि 2022 में पहले आपको मालूम है कि 20 और 21 में कोरोना वायरस रहा, जिसकी वजह से तमाम निज़ाम जो था वो एक मरतबा तो स्टॉप हुआ। लेकिन 2022 में बहुत ज़्यादा जो है वो दोबारा से रिसेशन का टाइम शुरू हुआ और दोबारा से दुनिया जो है वो मूव होना शुरू हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो 2022 में एक्सीडेंट्स बढ़े, जिसमें बहुत ज़्यादा मौत हुई। उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की गई है, स्पेन में भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी की गई है और उसमें वो अवामल, वो चीज़ें जो कि ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह बनती हैं, उन पे बड़े जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है। ये जो 2023 का साल है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी कि डीजीटी के कवानीन में तब्दीलियां की जा रही हैं। इसमें बड़े बड़े जुर्मानों की अनाउंसमेंट की जा रही है और बड़े बड़े जुर्मानों की सूरत में आपका कार्ड भी छीना जा सकता है, आपके तमाम पॉइंट्स भी ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पे आप डीजीटी ने एक नया निज़ाम लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, जो कि 1 जनवरी से होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कैटेगरी में आपकी जुर्म जो है उनको डिवाइड कर दिया है। जो है एक तो बहुत ज्यादा यानी कि गिरावे नहीं है, एक जो है वो मीडियम गिरावे है और एक है मुई गिरावे है। मतलब कि एक जुर्म जो है वो नॉर्मल समझा जाता है, दूसरा जो जुर्म है वो दरमियाना समझा जाता है और तीसरा जो समझा जाता है वो हाई लेवल का जुर्म आपका समझा जाता है, क्राइम समझा जाता है, आपकी कुताही समझी जाती है अगर दूसरे लफ्जों में कहेंगे। तो उसमें ये कहा गया है कि जो पहला है जहां पे आपको नॉर्मल आपने गलती की है उसमें आपको 100 यूरो तक, दरमियाने में आपको 200 यूरो तक और बड़े कुताही में आपको 500 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। उसके बाद ये याद रखें कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है स्पेन में, जो कि मैक्सिमम 15 पॉइंट तक चलता है और कम से कम 4 पॉइंट के बाद आपको जो है ड्राइविंग की परमिशन जो है वो खत्म करनी पड़ सकती है। इस वजह से इन चीजों का भी ख्याल रखना कि आपके पॉइंट्स खत्म ना हो। पहली मरतबा जब पॉइंट मिलते हैं 12 मिलते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो 15 तक पहुंचते हैं और कुछ प्रोविंसेस में 10 से स्टार्ट होते हैं। तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है कि पॉइंट्स को भी सेव करना है। कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि आपके पॉइंट जो है वो सारे के सारे जाते रहें। आप 1 2 3 गलतियां लगातार करेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स खत्म हो सकते हैं। इस वजह से नए डिजिटी कवानीन को लाजमी तौर पे स्टडी करें और उन गलतियों से बचें जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर मैं 1 बाय 1 तमाम गलतियों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नीचे लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 2, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं, वहां पे तमाम डिटेल मौजूद है। यूरोपियन नेशनैलिटी पे अमेरिका में सेटलमेंट, काफी दोस्तों की तरफ से इस पे कमेंट आ रहा है, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ये इंग्लिश कंट्रीज है, यहाँ पे काफी ज्यादा रुझान बढ़ रहा है लोगों का और काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चनिंग आ रही है। यूरोपियन नेशनैलिटी पे अगर आप अमेरिका में सेटलमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज का आपने जहन में रखना है कि अमेरिका जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क नहीं है, ना ही वो शेंजन मुल्क है। वहां पे जाना है तो आपने दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना है। वहां पे जाना है तो आपने अपने लिए वर्क परमिट अरेंज करना, तब आप काम कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जिनकी फ्री एंट्री होती है उनके लिए वहां पे काम की परमिशन भी होती है, ऐसा नहीं है। आप पे ताज़ियात पाबंदी लग सकती है, 10 साल की पाबंदी लग सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है अगर आप वहां पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं। अमेरिका जाने से पहले यूरोपियन नेशनैलिटी पे ईटीए लाजमी तौर पे लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, सेम लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आने करीब यूके भी उसी तरह होने जा रहा है। उसके बगैर आप ट्रेवल नहीं कर सकते, 6 महीने से ज्यादा आप वहां नहीं रह सकते और अगर आप रहते हैं वहां पे काम की गरज से तो आपको वर्क परमिट अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही वहां पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अमेरिका में ये जरूरी है, चाहे आप वीजा B1 पे जाएं या वीजा B2 पे जाएं, आपके लिए जरूरी है अगर आप वहां पे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, लाजमी तौर पे आपने वहां पे अपनी तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करना है एज अ अर्नर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप टूरिस्ट के वीजे पे जाके वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें या वहां पे जॉब करें, वो जुर्म समझा जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कनाडा की तरह है। आपके पास स्किल होनी चाहिए जहां पे आपको वर्क परमिट मिल सके, उस वर्क परमिट की बेस पे आप वहां पे जो है अपना लीगल स्टेटस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन हर साल होती रहेगी और आगे से आगे आपका जो स्टेटस बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं यूरोप में ज्यादा बेनिफिट्स देने वाले ममालिक कौन से हैं या कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि ना सिर्फ हम यूरोप को देखेंगे बल्कि पूरी दुनिया को देखेंगे कि कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं।
क्योंकि अंडरस्टूड बात है, दुनिया में अगर तमाम ममालों को आप स्टडी करेंगे तो उनमें टॉप पे यूरोपियन ममालिक ही आएंगे, जो सबसे ज़्यादा यूरोपियन ममालिक अपने शहरियों को बेनिफिट्स देते हैं। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री हमेशा की तरह जो है इस साल भी नंबर लेगी है। सबसे पहले डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है और तीसरे नंबर पे लैक्समबर्ग है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट्स की लिस्ट में आला मुकाम देखा है। इस वक्त जो है सबसे ज्यादा अहम इंडेक्स देखा जाता है ममालिक का कि वो अपने टोटल जीडीपी का कितना खर्च करते हैं अपने शहरियों की फलाह बहबूद के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। उसी वजह से उनकी कैटेगरी बनाई जाती है कि वो कितने ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं अपनी फैमिलीज को। तो नीचे लिस्ट लिंक नंबर 3 मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम दुनिया के ममालिक जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं वहां पे आप खुद देख सकेंगे और उनके इंडेक्स को भी देख सकेंगे। तो लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करें और उसको तफसीली तौर पर रीड करें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।